हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं अपन कैम प्लांट्स की, या ऐसे प्लांट्स जिनमें इस प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है और जल की हानि भी नहीं होती है। ऐसे जो प्लांट हैं वो मूलतः CAM प्लांट कहलाते हैं, कैम प्लांट कहलाते हैं। असल में इस प्रोसेस का नाम कैम क्यों रखा गया? क्योंकि इस प्रोसेस की जो डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है, वो क्रूसीलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से क्रूसीलेसी फैमिली के पौधों में हुई है। तो मतलब एक ऐसा कुल है क्रूसीलेसी कुल, जिसके अंदर इस प्रोसेस को सबसे पहले खोजा गया था। बाद में अनदर फैमिलीज में खोजा गया, जैसे कैक्टेसी है, यूफॉर्बिएसी है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैम प्लांट होते हैं वो मूलतः 3 फैमिलियों से बिलोंग करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ यहाँ पे कि एक तो किससे करते हैं, यूफॉर्बिएसी से करते हैं, दूसरा किससे करते हैं, कैक्टेसी फैमिली से करते हैं, और तीसरा किससे करते हैं, क्रूसीलेसी फैमिली से करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैम प्लांट्स जो होते हैं वो मूलतः 3 फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनमें कुछ के एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सकुलेंट प्लांट्स। सकुलेंट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो एरिड रीजन के अंदर उगते हैं, जहां पे ड्राउट कंडीशंस होती हैं, मूलतः पानी की कमी होती है। तो ऐसा जैसे रेगिस्तानी रीजन के जो प्लांट्स होते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में उगने वाले पौधे होते हैं, मांसल पौधे होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर ये कैम प्रोसेस जो होती है या एसिड मेटाबॉलिज्म जो होता है वो पाया जाता है। अच्छा, इनमें देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं हम क्रूसीलेसी फैमिली के पौधे कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो ये अलग से मैंने ग्रुप लिखा है आपको। ब्रायोफिलम है, कैलेंचोल है, सीडियम है, कैलिसीनियम है। तो ये प्लांट जो है चारों के चारों ये सकुलेंट प्लांट हैं जो क्रूसीलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपुन्सिया है, ऑर्किड है, पाइनएप्पल है। आप सब जानते हैं ये प्लांट या तो यूफॉर्बिएसी फैमिली के हैं या कैक्टेसी फैमिली के हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल हुए जिनके अंदर कैम या क्रूसीलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। अच्छा भाई, एक्चुअल में ये होता क्या है, इसकी परिभाषा मैंने दे दी है आपको। सामान्यतः भाई जो फोटोसिंथेसिस होता है वो C4 प्लांट में जैसे होता है, ठीक उसी तरह से इन कैम प्लांट के अंदर भी होता है। लेकिन एक अंतर है बहुत जबरदस्त सा, वो आपको फोकस करना है। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे मैंने एक एंजाइम लिखा है जिसका नाम है पेप्केज। कौन सा एंजाइम है ये भाई? पेप्केज। और इसी तरह से दूसरा एंजाइम यहाँ पे रूबिस्को लिखा है। तो 2 एंजाइम हो गए अपने पास, एक तो पेप्केज हो गया, एक रूबिस्को हो गया। दोनों के दोनों एक सिंगल सेल में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दोनों के दोनों एक ही सेल में पाए जाते हैं, सेपरेटेड नहीं होते हैं। तो कमाल की बात है, अब तक जो भी अपन ने प्रोसेस देखी थी C4 प्लांट के बारे में यदि बात करें तो उसमें रूबिस्को और पेप्केज अलग अलग सेल में प्रेजेंट थे। ठीक है, हमने बात की थी कि क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, तो उसमें एक बंडल सीट सेल होती है और एक अपने पास कौन सी सेल होती है, मेसोफिल सेल होती है। ठीक है, तो जो रूबिस्को होता है वो अपने पास बंडल सीट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेपरेशन वाली बात है, लेकिन ये एक ही सेल में पाए जाते हैं दोनों। अच्छा, वहां पर दोनों के बीच में, पेप्केज और रूबिस्को के बीच में सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। तो मतलब सेप्टल सेपरेशन होता है दोनों के मध्य में, लेकिन यहां कोई सेप्टल सेपरेशन नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे लाइन खींची हुई है तो ये सेप्टल सेपरेशन नहीं, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि इनका टाइम डिफरेंस होता है। टाइम डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस होती है क्रूसीलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये नाइट में और डे में अलग अलग संपन्न होती है, 2 टुकड़ों में प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को डे और नाइट के हिसाब से हमने डिवाइड किया है सेल में, लेकिन सेल अपने पास एक ही है, सेल चेंज नहीं है। तो एक सिंगल सेल में ये प्रोसेस कैसे होती है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिज्म या ऐसा उपापचयी प्रक्रिया होती है जिसके दौरान जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जल की हानि से बचा जाता है।
इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि अपन जानते हैं भाई रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी होती है, उससे बचने के लिए ये इनमें एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, केम कह रहे हैं। ये कैसा एडेप्टेशन है, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आपको बता दें, जितने भी ये सारे प्लांट हैं, इनमें जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, वो दिन के समय तो बंद रहते हैं और रात्रि में खुलते हैं। तो इस प्रकार के स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहलाते हैं। कौन से स्टोमेटा होगी भाई? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा हुए। इसका मतलब होता है तिमिर सक्रिय रंध्र। इसका मतलब ये अंधकार में खुलने वाले रंध्र। तो यहां से एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आपके नीट के महत्व का है, बहुत अच्छा सा, कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किन प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो आप सामान्यतः सीधा कह सकते हैं कैम प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं सकुलेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं। और सकुलेंट प्लांट्स में भी यदि एग्जाम्पल अपन को दिखाई दे, तो आपको ये ध्यान रखना है वो यूफोर्बेसी का होना चाहिए, या कैक्टेसी का, या क्रूसिलेसी फैमिली का प्लांट होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं? रात्रि में तो क्या हो जाते हैं बच्चे? बंद हो जाते हैं। सॉरी, रात्रि में तो खुल जाते हैं और दिन के समय क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है कि भाई आप ये पूछ सकते हो कि सर दिन में क्यों बंद हो जाते हैं? तो उसका कारण है भाई बहुत तेज धूप पड़ती है, रेगिस्तान में गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये नॉर्मल सी बात है कि ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर स्टोमेटा ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अच्छा, जब बंद हो जाते हैं तो उस दौरान ये बाहर से CO2 नहीं ले पाते हैं। तो CO2 नहीं ले पाते तो उस CO2 का उपयोग यदि प्रकाश संश्लेषण में करना चाहें दिन के समय, तब कैसे करेंगे? क्योंकि अपन तो जानते हैं फोटोसिंथेसिस में CO2 की जरूरत होती है, और दिन के समय ये स्टोमेटा बंद होने के कारण CO2 को प्रॉपर ले नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होगी। अब ऑक्सीजन की बात करें, श्वसन की बात करें, तो रेस्पिरेशन के लिए ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन तो इनके अंदर बन जाती है, लेकिन CO2 तो चाहिए ना इनको फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसके लिए देखिए क्या प्रोसेस होती है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रात्रि का समय है, तो रात्रि के समय जो स्टार्च होता है वो स्टार्च ग्लाइकोलाइसिस के जरिए फास्फोइनोल पाइरूवेट में बदल जाता है। तो मतलब ये कि रात्रि के समय जो दिन के समय स्टार्च संग्रहित हुआ था, वो रात्रि के समय क्या होता है? डिजनरेट होता है, रेड्यूस हो जाता है, और PEP फास्फोइनोल पाइरूवेट में बदल जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस किस में होती है? ग्लाइकोलाइसिस में। अपन जानते हैं ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरूविक एसिड बनता है, वही प्रोसेस है ये, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के जरिए ये PEP में चेंज हो गया। अच्छा, अब क्या होता है? रात्रि के समय अपन जानते हैं भी इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो खुले रहते हैं, तो वातावरणीय जो CO2 होती है उसको क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, CO2 ले ली इन्होंने, ग्रहण कर ली, तो PEP और CO2 जो है वो क्रिया करके और क्या बना देते हैं? OAA बना देते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाते हैं। और ये प्रोसेस कौन से एंजाइम के माध्यम से होती है? पैपकेज या पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे संपन्न होती है। तो इसका मतलब ये है कि भी रात्रि के समय वातावरणीय CO2 को लिया गया है, या एनवायरमेंटल जो CO2 है उसको लिया गया है, और इस PEP के साथ अटैच होके ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल गई है। अच्छा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक रेड्यूस्ड NADPH का उपयोग करता है और NADP+ में उसको बदल देता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी जो प्रोसेस है नाइट के समय जो हो रही है, और मैलिक एसिड तक बनने की जो प्रोसेस है जिसमें CO2 जुड़ गया है इसमें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन या अम्लीकरण। तो अम्लीकरण का जो कार्य होता है वो नाइट में हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये जो मैलिक एसिड होता है ये स्टोर रहता है सेल में, और जैसे ही दिन निकलता है, सूर्य का रेडिएशन गिरता है,
तो उस दौरान दिन के समय मैलिक एसिड जो है वो पायरुविक एसिड और CO2 में टूट जाता है वापस। और जैसे ही टूटता है तो ये CO2 किसको उपलब्ध करा दी जाती है? C3 साइकिल में उपलब्ध करा दी जाती है। तो यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो जाता है और ग्लूकोज का या स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो CO2 इन्होंने रात्रि में स्टोर की थी उसको दिन में निकाल के और सूर्य का रेडिएशन गिरने पर CO2 के रूप में उसको उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये रात्रि में तो CO2 को क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन के जरिए संग्रहित कर लेते हैं, और दिन के समय ये क्या करते हैं, इसे C3 साइकिल में डाल के और शुगर और स्टार्च का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब कमाल की बात देखिए भाई, अब तक जो अपन ने प्रोसेस पढ़ी थी उसमें यानी C3 साइकिल के बारे में बात करें या C4 साइकिल के बारे में बात करें, तो उनमें हमने ये चीज देखी थी कि भाई यदि C3 साइकिल के बारे में स्पेशली बात करें तो ये कार्य दिन के समय होता है। तो इसका मतलब CO2 का जो फिक्सेशन होता है या स्थिरीकरण होता है C3 साइकिल में वो दिन के समय होता है, और बाद में उसका उपयोग होता है यानी रात्रि के समय उसका उपयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उलट काम हो रहा है थोड़ा सा, कि CO2 को पहले स्थिर करने का काम मतलब फर्स्टली कहां पे हो रहा है, रात्रि के समय हो रहा है, और फर्स्टली इसमें कहां पे हो रहा है, दिन में होता है C3 साइकिल में। तो ये अंतर हो गया है, C3 साइकिल में दिन के समय पहली बार CO2 स्थिर होती है, फिक्स होती है, जबकि जो कैम प्लांट्स होते हैं उनके अंदर CO2 स्थिर रात्रि के समय होती है पहली बार। ठीक है भाई, तो ये मूल दो अंतर हमने देखे कि पैपकेज और रूबिस्को एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनमें सेप्टा वगैरह नहीं पाया जाता, लेकिन टाइम डिफरेंस होता है, डे और नाइट का कार्य होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो CO2 का स्थिरीकरण होता है वो C4 प्लांट के समान ही है, लेकिन यहाँ पर नाइट में हो रहा है ये कार्य, लेकिन वहां पे काम क्या होता है, डे के समय होता है, दिन के समय होता है। ये एक मूल रीजन हो गया, अंतर हो गया। अच्छा, जब ऐसा होता है तो इसमें वाटर की हानि नहीं होती है, जल की हानि नहीं होती है। तो जल संरक्षण करने के लिए या वाटर को वाटर कंजर्वेशन करने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है। ये था बेटा अपना कैम या क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। थैंक यू सो मच, और फोटोसिंथेसिस के लास्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।